द में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ यूपी चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 के केसेस अब भी देश भर में तेजी से लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर सवालों और जवाबों का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद आपका अपूर्वा। और देखिए, हम आज फिर खुले में फिर भी अपने बीच में पार्टीशन रख के बात कर रहे हैं। आप सब लोग भी बहुत एहतियात बरतिएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है, इस शो पे मैं आपके सवाल शेखर तक पहुंचाती हूँ। पिछले कुछ दिनों में आपसे हमें कई सवाल मिले। उन्हीं में से एक सवाल है तारुश का, जो कि हमारे मेंबर हैं और आप भी हमारे यूट्यूब मेंबर ज़रूर बने। शेखर, तारुश का सवाल है, क्या आपको लगता है ये समय कोविड मामलों की गिनती बंद करने और अस्पताल में भर्ती कोविड मामलों और मौतों पर ध्यान केंद्रित करने का है? देखिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि जो केसेस हैं उनका गिनना भी ज़रूरी है कि आपको पता लगे कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। जैसे आज अगर आप सारा डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो बड़े शहर हैं वहाँ अब थोड़ा सा ये तूफान थम नहीं रहा है, लेकिन एक तरह से स्टेबल हो गया है, स्थिर हो गया है। लेकिन जो छोटे शहर हैं, गाँव हैं, उनकी तरफ जा रहा है और ये पैटर्न पहले भी रहा है। और बड़े शहरों में फिर भी अस्पताल, डॉक्टर, सुविधाएँ ज़्यादा होती हैं, छोटे शहरों में और गाँव में कम होती हैं। तो इसलिए डेटा पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक सेट डेटा छोड़ के दूसरे के पीछे लग जाना वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप सोचें कि आप बोले कि चलिए ठीक है कि मौतें कम हो रही हैं या अस्पताल में लोग कम जा रहे हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि लोग 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन बीमार रहें तो उनका काम का हर्जा होता है। हर किसी की नौकरी तो है नहीं कि उसको सिक लीव मिल जाएगी। और दूसरी बात कि कुछ आफ्टर इफेक्ट भी इस बीमारी के कुछ लोगों में रह सकते हैं। तो जितने कम बीमार हो उतना अच्छा है। सिर्फ ये कहना कि जान बच गई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखें, जैसे डेंगू है, डेंगू से तो बहुत कम लोग मरते हैं, लेकिन डेंगू जिसको होता है 2 हफ्ते तो वो परेशान होता है ना। मुझे भी पिछले साल डेंगू हुआ था, 2020 में डेंगू हुआ था। तो 2 हफ्ते का एक तरह से काम का समय भी जाता है, दर्दें बहुत, बीमारी, और उसमें भी अगर आप इन्फ्लेमेशन मार्कर्स देखेंगे तो वो कोविड से ज़्यादा ही होते हैं। तो मतलब आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, शरीर के जो आपके ऑर्गन्स हैं, उन पर वो उतना ही असर कर रहा है। सिर्फ ये कि वो 2 हफ्ते में निकल जाता है, ये लगता है कि बैठा रहता है। तो किसी भी ऐसी बीमारी को जो संक्रमित हो सके, अब जैसे डेंगू है, वो आप इंसान से इंसान को डेंगू नहीं लगती, वो मच्छर का बीच में आना ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें तो मच्छर की भी ज़रूरत नहीं है, कोई वेक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हर किसी को पता होना कि मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ, ये ज़रूरी है, ताकि बाकी लोग भी उसके परिवार में आसपास के बच सकें। बिल्कुल। अगला सवाल है मोहम्मद जमालुद्दीन से, जो पूछ रहे हैं कि यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटों की क्या भूमिका होगी? निश्चित तौर पर AIMIM की वजह से स्प्लिट होने वाला है, इससे सपा और कांग्रेस कितने चिंतित हैं? देखिए, कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि यूपी में भी कोई इतना स्टेक है। हो सकता है एक आध सीट हो जहाँ पे कांग्रेस के साथ मुस्लिम वोट कमिटेड हो, लेकिन मुस्लिम वोट इस बार यूपी में जो खबरें आ रही है वो यही हैं कि उनको लगता है कि पिछली बार गलती हुई थी, क्योंकि उनका वोट डिवाइड हो गया था। तब वो डिवाइड होने वाले हैं नहीं। और ओवैसी को सुनने के लिए लोग आते हैं, ख़ास करके नौजवान लोग आते हैं, क्योंकि वो बोलते भी अच्छा है। मेरे मित्र हैं, मैं उनको उससे हमेशा जब मैं बात करता हूँ तो कुछ समझता हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस समय जो मुस्लिम वोट है वो एक पॉलिटिकल फ़ैसला लेगा। और वो पॉलिटिकल फ़ैसला गुस्से में ये नहीं कि मैं अपने वोट को बर्बाद कर दूं या इधर कर दूं या उधर कर दूं। तो वो देखेगा कि बीजेपी के सामने खड़े होने वाला कौन है, या बीजेपी को हराने वाला, या बीजेपी के सामने कम से कम एक सशक्त विपक्ष लेके आने वाला कौन है। तो बिहार में जो हुआ था, 5-6 सीटें जो आई थी ओवैसी की, लेकिन उसमें मुझे लगता है लोगों को ये भी समझ आया है कि अगर वो वोट वहाँ उस तरफ ना जाता और एक ही तरफ रहता RJD कांग्रेस की तरफ, तो शायद उस राज्य में तख्ता पलट जाता। लेकिन इसको अगर आप ओवैसी के नज़र से देखें तो उनका नज़रिया भी ठीक है कि आप लोगों ने क्या मुसलमान वोट का ठेका ले रखा है। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं आता हूं और मैं आपके वोट काटता हूं और आपको मुझसे डर है, तो आप मुझे कुछ सीटें दीजिए, आप मेरे साथ कुछ अरेंजमेंट करिए। तो ये सब बातें राजनीति है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यूपी में मुसलमान वोट इस बार बहुत डिवाइड होने वाला है।
यूपी चुनावों से जुड़े कई सवाल हैं। दरअसल आदर्श मालवीय पूछ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, यूपी में अब किसके कितने वोट हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आजकल जो चुनाव होते हैं उसमें बड़े नेता के वोट होते हैं। तो ये वोट या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के हैं या अखिलेश यादव के हैं। तो इसमें कौन छोटा छोटा, लेकिन ये है कि यूपी में बहुत छोटी छोटी जातियां हैं जो ओबीसी हैं, और बीजेपी को जीतने के लिए हालांकि जो हिंदू सो कॉल्ड जिसको हम कहते हैं सवर्ण या अपर कास्ट, वो वोट बहुत ज़्यादा बीजेपी को मिलते हैं। लेकिन बीजेपी को वो एक आंकड़ा 35% का पार करने के लिए, क्योंकि यूपी में राज करने के लिए आपको इस तरह के स्प्लिट इलेक्शन में कम से कम 35% वोट चाहिए, और 38% पे 39% पे तो आपकी स्वीप हो जाती है, लैंडस्लाइड, जैसे कि पिछली बार यूपी में हुई बीजेपी की। तो वो 20% अपर कास्ट वोट से आगे जाने के लिए बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट तो मिलेगा नहीं, बीजेपी को ये भी खतरा रहता है कि देखिए यादव वोट हमें नहीं मिलेगा, वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, और दलितों में जातव वोट नहीं मिलेगा क्योंकि वो बहनजे के साथ रहेगा। तो जो बाकी है नॉन जातव शेड्यूल कास्ट वोट और नॉन यादव ओबीसी वोट, वो बीजेपी को बहुत उसकी ज़रूरत दरकार रहती है। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य और छोटे छोटे जो नेता हैं, इनसे जो यूपी में जैसे कुर्मी संप्रदाय है, या जैसे इसीलिए अपना दल में जो स्प्लिट हो रही है, उससे भी एक लगता है, क्योंकि अगर ये सारे वोट नरेंद्र मोदी ही ले पाते तो ये सारे सबके साथ बीजेपी क्यों अरेंजमेंट्स करती। तो बीजेपी ने जो किए हैं उनको कुछ हद तक उनके अंदर अभी अखिलेश यादव सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ा हुआ है वो जो राजभर पार्टी है, सुहेल देव पार्टी है, जो कि ज़्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसका महत्व है, 3-4% सारे स्टेट में उनका वोट है। तो 3-4 करके काफ़ी इनका महत्व होता है। लेकिन ये तभी होगा अगर इस बार कोई बीजेपी की आंधी ना चले, क्योंकि अगर आंधी चली पिछली बार की तरह की और वोट बाकी डिवाइड हो गया। लेकिन इस पर बहुत नई बातें, एक नई बात ये भी है कि लगता नहीं कि इस बार मायावती जी इतने वोट ले पाएंगी जितने पिछली बार ले पाई थी, तो उसका भी फर्क इस चुनाव पर पड़ेगा। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल आ रहा है मानवेंद्र सिंह राघव का, जो पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में मंत्रियों जैसे एसपी मौर्य और दारा सिंह चौहान का बीजेपी से सपा में आना सपा के पक्ष में एक लहर दर्शाता है? देखिए, लहर नहीं है, लेकिन एक कम से कम ट्रेंड है कि हर किसी को ये नहीं है कि जो राजनेता होते हैं, जो राजनीति में जाते हैं, वो धर्म कर्म के लिए जाते नहीं हैं, वो सिर्फ सत्ता के लिए जाते हैं। तो उनको अब लगा होगा कि सत्ता यहाँ नहीं आने वाली तो वहाँ जाएंगे। अब ये मुझे नहीं पता, इस समय आपको पता हो शायद, बेहतर अगर आप यूपी में रहते हो, कि वो उनको डर ये है कि सत्ता इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि हमें टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी से, या उनको डर ये है कि सत्ता इसलिए नहीं रहेगी कि बीजेपी लगता है कि जीतने वाला घोड़ा नहीं है, अब समाजवादी पार्टी जीतने वाला घोड़ा है। तो ऐसी बातों के लिए ज़रा घूमना फिरना पड़ता है, लोगों से बातें करनी पड़ती हैं। वो भी कोविड के समय थोड़ा मुश्किल है। हम सब लोग भी ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि थोड़ा सा एक कम हो तूफान तो हम भी निकले बाहर देखने के लिए। प्रियांशु बंदे पूछ रहे हैं कि क्या यूपी और बिहार में विकास योजनाएं जाति की राजनीति से जीत सकती हैं, एक तरह से उस पर हावी हो सकती हैं, प्रिवेल कर सकती हैं? देखिए, विकास योजनाएं कितना प्रिवेल कर सकती हैं ये मैंने आज तक ज़्यादा देखा नहीं है। चुनाव में क्या काम करता है, चुनाव में ज़्यादातर तो वायदे काम करते हैं कि कौन किसके वायदे आगे के लिए ज़्यादा यकीन करता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो हमने मोदी जी की पॉलिटिक्स में देखा है कि इन्होंने जो बिल्कुल गरीब स्तर के लोग हैं उनको वेलफेयर प्रोग्राम्स की डिलीवरी बहुत एफिशिएंटली करी है, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर्स हों, चाहे वो टॉयलेट्स हों, चाहे वो घर बनाने के लिए पैसे हों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, और जैसे अब ये किसान सम्मान या जो पैंडेमिक रिलीफ, ये आधार को और मोबाइल को, इस सब को इस्तेमाल करके जनधन को, अकाउंट्स को उन्होंने बहुत एफिशिएंटली डिलीवरी करी है। तो बहुत गरीब लोग ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, हम तो गरीब से तो अमीर नहीं बन गए और गरीब से मिडिल क्लास भी नहीं बन गए, लेकिन कम से कम हमको जो पहले मिलने का वायदा किया जाता था वो हमारे पास सीधा हमारे अकाउंट में आ जाता है। हमें किसी बिचौलिए के पास जाके, जिसको कहते हैं फ्रिक्शन, घर्षण होता है ना, जो नागरिक के बीच में और सरकार के बीच में, वो अब नहीं है, सीधा हमारे पास आ रहा है।
और फिर बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता हर गांव में जाते हैं और कहते हैं भैया तुमको ये मिला, हाँ जी मिला, अच्छा बहन जी आपको गैस मिली, हाँ जी मिली, देखा ये मोदी जी ने भेजी है। तो वो जो ग्राउंड लेवल पे जो अपना वेलफेयर योजनाएं जो हैं उनका जो इस्तेमाल किया गया है वो एफिशिएंट डिलीवरी के बाद अच्छा किया गया है बीजेपी द्वारा। सोहम चौधरी पूछ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार LIC के IPO को लेकर वाकई गंभीर है और मोदी सरकार के अब दुर्भाग्यपूर्ण फेल हो गए निजीकरण वादों पर भी क्या आप थोड़ा अपने विचार बता सकते हैं? देखिए, निजीकरण की दो बातें हैं। एक तो ये कि आपको राजनीतिक साहस दिखाना पड़ता है कि मैं निजीकरण करूंगा, तो वो साहस मोदी सरकार ने दिखाया है साफ साफ कह के, बल्कि उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि हर चीज़ को क्या नौकरशाही चलाएंगे, उद्यमी भी चला सकते हैं। और उन्होंने उस भाषण में पार्लियामेंट में ये भी कहा, संसद में, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे गरीबों में अगर वेल्थ का क्रिएशन नहीं होगा, तो वेल्थ क्रिएटर्स की भी आप मदद कीजिए। तो वो एक कहना एक बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि भारत की पब्लिक ओपिनियन में जितना पहले रेजिस्टेंस होता था हर आइडिया को प्राइवेटाइजेशन की, वो अब नहीं है। अब एयर इंडिया आप देखिए चुपचाप कैसे हो गया, कोई उसमें रोना धोना नहीं हुआ। तो ये बड़ी बात है। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि आपकी फिर पाइपलाइन क्या है और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कितना अच्छा है कि आपको जल्दी से उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके उसको जल्दी से आप बेच सकें, जल्दी से अच्छा बायर ला सकें। अब सरकार में लोग बहुत डरते भी हैं, डरते हैं कि आज इतने दाम पे बेच दिया, कल को कोई कोर्ट चला जाएगा या कहीं शिकायत कर देगा कि जी इतने दाम पे बिकना चाहिए था, जो भी है। तो उसके बाद क्या पता 15 साल 20 साल बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो फिर CBI की इंक्वायरी हो जाएगी और फिर मुझे अपने वकील लेके अपना बुढ़ापा खराब करना पड़ेगा। आप देखिए जो अरुण शौरी जी के समय प्राइवेटाइजेशन हुए थे उनके केसेस अभी तक वापस आते रहते हैं। तो जब वो स्थिति आती है तब इंसान बिल्कुल अपने ऊपर ही रह जाता है, जो खास करके जो सरकारी अफसर होता है रिटायरमेंट के बाद, कोई पूछता नहीं है उसको। तो इसलिए लोग थोड़ा डरते भी हैं और इसलिए बहुत चीज़ें आगे नहीं जा पाई है। मैं कहूँगा कि मेरे लिए ये एक डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 2 का इस साल प्राइवेटाइजेशन होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि अगले साल फिर हम आम चुनाव के नज़दीक आते जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही BPCL एक बड़ी कंपनी है लेकिन उसको प्राइवेटाइज करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है क्योंकि उसके लिए बायर भी हैं। आज बल्कि मैंने देखा मेरे ख्याल बिजनेस स्टैंडर्ड के पहले पन्ने पर ही था कि वेदांता ने ऑलरेडी सोचा है और ये एक तरफ पैसे इकट्ठे किए हैं $12 बिलियन। आप समझिए 88,000 करोड़ रुपए। लेकिन उसका भी सब पैकेजिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, ऑफर डॉक्यूमेंट को निकालना, फिर उसके ऊपर बिड्स आना, इसमें समय लगता है। LIC जहाँ तक है, जो अभी तक उम्मीद है, लगता है कि वो IPO शायद हो जाएगा। बजट से पहले नहीं होगा लेकिन फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने से पहले, वित्तीय साल ख़त्म होने से पहले हो सकता है, क्योंकि आज की खबर जो वित्तीय अखबारों में है, फाइनेंशियल पेपर्स में है, वो ये है कि इस महीने के पहले उसका ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। और कुछ ये भी है कि सरकार उसकी कितनी वैल्यूएशन मांग रही है, जो कि 15 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है। तो अगर ऐसी वैल्यूएशन मिलती है और उसके अंदर 20% वो कह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी शायद अलाउ करेंगे, तो लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ होगी। क्योंकि देखिए हम ये बातें भूल जाते हैं कि LIC अब प्राइवेटाइज हो रही है और बहुत लोग कहते हैं सरकार ने इतने दिन से इतनी बड़ी संपदा बनाई और उसको बेच रहे हैं, हम घर के बर्तन बेच रहे हैं, फैमिली सिल्वर बेच रहे हैं। पर ये सच्चाई भी समझने की ज़रूरत है कि LIC सरकार का शुरू से नहीं था। LIC भारत में बहुत बीमे की कंपनियां थीं जिनको नेहरू जी की सरकार ने सबको नेशनलाइज करके एक LIC बना दिया था। तो सब ये भारत सरकार की लूटपाट से इकट्ठी की हुई संपत्ति है। BPCL, HPCL, ये सब जो कंपनियां हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये सब लूटपाट से भारत सरकार ने इकट्ठी करी हुई है। जितनी GIC कंपनीज हैं ये भी सब लूटपाट से इकट्ठी करी हुई हैं। मतलब इसको आप रॉबिन हुड भी नहीं कह सकते। रॉबिन हुड कम से कम पैसा लेके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट तो करता था। ये यहाँ सरकार ने इनको इकट्ठा करके इनको दिवालिया किया और इनमें टैक्स पेयर का पैसा और फेंकते गए। आपको आजकल हमारे यहाँ कोई पढ़ता नहीं है पहले का, लेकिन अब पार्लियामेंट की जो हमारे आर्काइव्स हैं बहुत अच्छे हैं। आप देखिए कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था तब उसकी डिबेट देखिए पार्लियामेंट में,
तो जो उसमें कुछ हमारे बड़े समझदार एमपीज थे, हालांकि ठीक है आप कह सकते हैं आज उनको दक्षिणपंथी थे, पर वो अच्छे दक्षिणपंथी थे, जैसे कि मीनू मसानी। तो मीनू मसानी ने कहा, और ये भी पहले ऑर्डिनेंस लाके बैंकों का नेशनलाइजेशन, फिर फटाफट वीकेंड के ऊपर एक छोटी सी डिबेट करके, लेकिन उस समय फिर भी डिबेट होती थी। उन्होंने कहा इससे क्या होगा, करप्शन बढ़ेगी, आपके सिविल सर्वेंट करप्ट हो जाएंगे, आपके बैंक करप्ट हो जाएंगे, फिर घुमा फिरा के इसको पूंजीपति फिर ये सारे पैसे को ले जाएंगे, आपके बैंक दिवालिया हो जाएंगे और उसके साथ साथ सरकार भी दिवालिया हो जाएगी। तो ये समझने की बात है कि सारी संपत्ति जो हम कहते हैं भारत सरकार ने बनाई है, भारत सरकार ने नहीं बनाई है। आप सेल को कह सकते हैं कि उन्होंने बनाया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप एनटीपीसी को कह सकते हैं कि उन्होंने बनाया है, लेकिन ये सब कंपनियां खास करके जो फाइनेंशियल सेक्टर में हैं, ये कंपनियां भारत सरकार ने लोगों की अपनी शक्ति इस्तेमाल करके सरकारी शक्ति लोगों की काबू में करी है। ओल्डेस्ट मॉन्क इनका यूज़र नेम है, ये पूछ रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया में सरकार के स्टेक खरीदने पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि वोडाफोन आइडिया में समस्या क्या है। वोडाफोन आइडिया में समस्या ये है कि हमारा सारा जो टेलीकॉम सेक्टर है ये हमने खुद बर्बाद किया। एक तो कहते हैं कि आपकी गाड़ी चल रही है और बड़ी अच्छी चल रही है, आपको उस गाड़ी पे इतना फख्र है कि आप बाहर निकल के राइफल लेके उसके एक टायर में गोली मार दें कि देखो शायद मेरी गाड़ी एक टायर में गोली मारने के बाद भी चल सकती है। और कई बार ऐसे होता है कि आपके दिमाग पे ऐसा फितूर आए कि आप बाहर राइफल लेके निकलें और चारों टायर में गोली मार दें, और गोली मार दें फिर बोले मेरी गाड़ी रुक गई। किसने रोकी? तो ये गाड़ी तो हमने खुद रोकी है, क्योंकि जब से हमने वो एक ड्रामा किया, सीएजी ने हमारे एक ड्रामा किया कि जी इतनी सी जो स्पेक्ट्रम बिका, उसमें स्कैंडल हुआ था स्पेक्ट्रम में, क्योंकि स्पेक्ट्रम में जो उसका प्रिंसिपल था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, वो लगता है कि बहुत एविडेंस है कि वो सिस्टम फॉलो नहीं हुआ। जो हमारी एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज, वो ये अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई हैं कि वो कोई पैसे के या किसी फ़ायदे के एक्सचेंज से हुआ। लेकिन उस समय जो हमारे सीएजी थे और हमारे देश के सबसे बड़े क्रिएटिव राइटर जो हमारे इतिहास में मैं कहूँगा कि हमारे स्वतंत्रता के बाद हुए हैं, जो सीएजी के हमारे हेड थे उस समय, उन्होंने कह दिया कि वो जो स्पेक्ट्रम था उस समय का, उसकी कीमत 1,76,000 करोड़ रुपए थी। अरे भाई, खुदा का खौफ करो, भगवान से डरो। 1,76,000 करोड़ रुपए, ये स्कैंडल 2007 का था। 2007 में जो भारत का डिफेंस बजट था वो करीब 1,62,63,000 करोड़ था। तो इसका मतलब इतने से स्पेक्ट्रम की कीमत भारत के डिफेंस बजट से 15,000 करोड़ रुपए ज़्यादा थी, पर किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि उस टाइम तो सबको लगा हुआ था कि हर स्कैंडल में ज़ीरो लगा दो, ज़ीरो लगा दो, ज़ीरो लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो 1,76,000 करोड़ सबने उस समय, खास करके विपक्षी पार्टियां जो थी, जिनमें बीजेपी भी थी, उन्होंने मान लिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही वाहियात ऑर्डर दिया और कहा कि अब जितना भी रिसोर्स होगा इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रम, ये अब ऑक्शन ही होगा, इसकी नीलामी होगी। दुनिया में बहुत देश हैं जो स्पेक्ट्रम फ्री देते हैं, कहते स्पेक्ट्रम ऐसी है जैसे हवा है या जैसे पानी है। सरकार कोई स्पेक्ट्रम बना नहीं रही है, सरकार सिर्फ कह रही है कि आपका राइट ऑफ वे है यहाँ पे, राइट। सरकार सिर्फ अपनी शक्ति, अपनी ताकत यूज करती है, तो आप उस पर कोई सेस लगा सकते हैं। लेकिन अब आपने कहा ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन के साथ साथ आपने ये भी कह दिया कि नहीं ऑक्शन तो है ही, लेकिन हमारे अंकल कह गए थे कि 1,76,000 करोड़ का तो इतना सा 2G स्पेक्ट्रम था, तो अब 3G, 4G, 5G, ये तो 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ की फर्क पैदा है, राइट। कीप एडिंग जीरोस, बट जो पैसा छापने की मशीन है वो तो सिर्फ सरकार के पास है ना, वो तो और किसी के पास है नहीं। तो सारी जो कंपनियां थी हमारी टेलीकॉम की, सब में एकदम भय फैल गया कि जल्दी जल्दी जितना हो सकता है स्पेक्ट्रम बड़ी बड़ी बोली लगा के इसको खरीद लो कि दूसरा ना ले जाए। तो सबने बोली लगा दी। अब किसी की जेब में पैसे नहीं है, किसी की जेब में पैसा नहीं है। उन्होंने बैंकों से उधार लिए, बैंकों को वो दे नहीं पाए वापस, बैंक भी दिवालिये हो गए। तो बैंक भी दिवालिये, टेलीकॉम कंपनीज भी दिवालिया, हमारे जो टेलीकॉम के चार्जेस थे वो बढ़ने शुरू हो गए। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये भारत सरकार के अपने किए हुए पाप हैं, और इन पापों को धीरे 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 वो अब धो तो सकते नहीं, कभी ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू था। कल आप फिर देखें, जब राष्ट्रीय चुनाव आएगा उसके आसपास फिर 2G की बात होगी, हो सकता है फिर से राजा के खिलाफ या कनी मोरे के खिलाफ केस दोबारा से शुरू हो जाए।
खास करके अगर ये ज़रूरत होगी कि डीएमके को शायद कोशिश करके बीजेपी में मिला लें, गठबंधन बना लें, पर ये हमारी अपनी गाड़ी के चारों टायर हमने अपने आप पंक्चर किए हैं। तो इसमें अब सरकार को पैसे इन कंपनियों ने देने थे, खास करके जो एग्रीगेटेड ग्रॉस रेवेन्यू बोलते हैं एजीआर, और जो स्पेक्ट्रम खरीदा था उसके पैसे थे, पर पैसे तो उनके पास थे नहीं। तो उसने कहा पैसे नहीं है तो आप क्या चाहिए, भाई पैसे नहीं है तो आप मेरी संपत्ति ले लो। मेरे पास संपत्ति क्या है, मेरे पास संपत्ति मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में मेरी इक्विटी है, तो आप वो ले लीजिए। और यही एक सिद्धांत है जिसको लिमिटेड लायबिलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, कि आपकी जो शेयर होल्डिंग है वही आपकी लायबिलिटी है। आपकी लायबिलिटी ये नहीं है कि आपके घर का बर्तन बेच दे कोई आके, वो तब होता है अगर आपने पर्सनल गारंटीज दी हो। तो सरकार को लगा कि देखो पैसा तो हमारा वापस आना नहीं, अगर ये कंपनी भी बंद हो गई तो ये सब कुछ डूबेगा, तो ये बेहतर है कि कंपनी बच जाए। कंपनी बचने का एक तरीका क्या हो सकता है कि इस कंपनी को भी सरकार के उधार ना चुकाने पड़े। तो भैया तुम इसको कंपनी को चलाओ, तुम्हारा जो शेयर होल्डिंग थी वो मेरी हो गई 35%, राइट। जो मेरे को आपको देना था वो आपके 35% शेयर्स के बराबर है। आपको मैं ये कंपनी चलाने दूंगा, जब आपकी औकात हो जाएगी आप मुझे पैसे देने लगना, और जब आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा मैं बेचता जाऊंगा। और ये बात सरकार पहले कर चुकी है। थोड़ा लंबा जवाब आपको दे रहा हूँ, लेकिन हम सोचते हैं कई बार कि गूगल के पहले कुछ हुआ ही नहीं दुनिया में। आप देखें कि सरकार की अपनी कंपनी है यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का US 64 पुराने ज़माने से, इससे पहले कि किसी ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना था, भारत में यूनिट्स होते थे US 64। वो स्कीम गड़बड़ हो गई, यूनिट ट्रस्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत स्कैंडल्स हुए, पूरी तरह से सरकार की कंपनी थी। तो सरकार ने क्या किया, यशवंत सिन्हा उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये जो जितने शेयर्स हैं इस यूनिट ट्रस्ट की स्कीम के पास, ये सारे शेयर हम ले लेते हैं, सरकार ले लेती है। तो सरकार ने वो सारे शेयर ले लिए और कहा कि जो यूनिट ट्रस्ट के इन्वेस्टर्स थे उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो छोटे छोटे गरीब, मतलब लोअर मिडिल क्लास रिटायरीज वो लोग थे। तो सरकार ने एक तरह से उनको एडवांस में खरीद लिया। उन सबको खरीद के उसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको सूटी बोल दिया। तो वो वित्त मंत्री के मंत्रालय के पास रहा। तो उसमें अब बहुत कंपनियों के शेयर्स हैं जिनकी अब कीमत बहुत बढ़ गई है। आप देखें, भारत एक बड़ा अजीब राष्ट्र है, जबकि सारी दुनिया की सरकारें कह रही हैं कि धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान मत कीजिए, धूम्रपान से कैंसर होता है, टीबी होती है, हर तरह की बीमारियां होती हैं। धूम्रपान का हम कहीं पे कोई इश्तेहार नहीं छाप सकते, एडवर्टाइजमेंट नहीं छाप सकते, विज्ञापन नहीं छाप सकते। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जब भारत की सरकार की 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है भारत की सबसे बड़ी तंबाकू बनाने वाली कंपनी में, आईटीसी में। अब वो क्यों रखी हुई है ये मुझे पता है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूँ अभी, इसलिए नहीं कि मुझे डर लगता है, पर इसलिए कि क्योंकि वो एक बहुत अच्छी स्टोरी है। तो अच्छा होगा जब मेरे साथी, नौजवान साथी वो स्टोरी करेंगे, तब आप उसको समझेंगे और तब मैं भी आपके सामने उसको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये सब सरकार के अपने किए हुए पाप हैं। करण बेदी पूछ रहे हैं कि वो चाहते हैं आप नोवाक जोकोविच के ऑस्ट्रेलिया वीज़ा ड्रामा पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, मैं नोवाक जोकोविच का फ़ैन हूँ। जब सारी दुनिया फेडरर से प्यार करती है तो मुझे बहुत मज़ा आता है जब जोकोविच उसको ठोकता है, क्योंकि वो उससे बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर है और वो एक ओरिजिनल है। फेडरर ऐसा है कि हर कोई सोचता है कि ये मेरा सन इन लॉ हो जाए, है ना। लेकिन जोकोविच ऐसा है कि वो उसको देखने लोग आते हैं, वो कैरेक्टर है। लेकिन वो कैरेक्टर है तो उसको ये हक नहीं है कि अपना ये सूडो साइंस और फेक नॉनसेंस दुनिया भर में फैलाए, क्योंकि दुनिया भर इस चीज़ से परेशान है, कोविड से। टीकों से काम होता है। मैं नहीं सोचता कि जोकोविच को बचपन में टीके नहीं लगे होंगे जो सबको लगते हैं, चाहे वो मीजल्स के हों, चाहे वो जिस चीज़ के भी लगते हैं, डीपीटी वगैरह 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 सब कुछ लगते हैं। तो इतना बड़ा जब आपका ओहदा होता है और आप दुनिया में जाएं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होता, देखो मैं तो वर्ल्ड चैंपियन हूँ
और वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो ये एक बहुत गलत उदाहरण पैदा होता है। ये उदाहरण ऐसे ही होता है कि देखिए, अरे सिगरेट से क्यों डरते हैं, मैं तो सुबह शाम सिगरेट पीता हूँ, 40 पीता हूँ दिन में, मुझे कुछ नहीं होता। हो सकता है एक इंसान को कुछ ना हो, लेकिन बहुत इंसानों को उससे नुकसान हो सकता है। तो ये सब रोल मॉडल्स हैं। तो आज जो ऑस्ट्रेलिया के मंत्री ने फैसला किया है कि उन्होंने उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया है, ये बिल्कुल ठीक किया है। अगला सवाल है अमेय चुंबले का, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि बोल रहे हैं एसजी सर ने अपने सीटीसी में कहा था कि योगी आदित्यनाथ मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन क्या अमित शाह ऐसा होने देंगे? देखिए, राजनीति है, राजनीति तो कॉम्पिटिटिव है। अभी आप सोचें कि न्यूजीलैंड पे टेस्ट मैच हो रहा है, एक दिन 2 आउट है 111 पे, 110 पे साउथ अफ्रीका के, तो अगले दिन लगता है कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, लेकिन क्या भारत ऐसा होने देगा? तो जैसे उसमें कंपटीशन है, ऐसे ही स्पर्धा होती है राजनीति में भी। और एक बीजेपी की ये शक्ति है से कांग्रेस के मुकाबले कि उसके अंदर इंटरनल कंपटीशन होता है। अभी आप देखें कि बहुत नेता जो बीजेपी में आ रहे हैं, चाहे ओम बिरला राजस्थान से हैं, भूपेंद्र यादव भी राजस्थान से हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा असम से हैं, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र से हैं, तो ये सब एक तरह से नए नेता आए हैं राज्यों से निकल के, ये राज्यों से निकल के आए हैं। और अब ये साफ बात है कि अगली स्पर्धा इनके बीच में होगी। जैसे कि अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी वगैरह के बाद में एक और नई पीढ़ी आई थी, वो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह। उसके बाद अभी नई पीढ़ी तैयार हो रही है। तो ये चलता रहता है। कांग्रेस पार्टी में एक तरह से स्टेबिलिटी या स्थिरता रहती है कि अब हम एक चीज़ देख रहे थे, कल परसों हम एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे भूपेंद्र यादव जी के साथ, जो बीजेपी के मंत्री हैं और पहले महासचिव रह चुके हैं, गुजरात के इंचार्ज भी थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, इला पटनायक जो हमारे कंसल्टिंग एडिटर इकोनॉमिक्स की हैं, उनके साथ मिलके राइज ऑफ द बीजेपी। और वो बड़ी दिलचस्प किताब है, आप उसे देखिएगा भी ज़रूर। उसकी जैकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ अपनी स्क्रीन पे। तो उनसे बात करते करते एक बात निकली कि बीजेपी के कितने पूर्व अध्यक्ष इस शहर में रहते हैं। तो हमने गिनना शुरू किया, तो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे हाईवेज के मंत्री, सड़क परिवहन के मंत्री नितिन गडकरी। कितने हुए? 4 हो गए। 4। जेपी नड्डा जो अभी अध्यक्ष हैं 5, मुरली मनोहर जोशी 6, एलके अडवाणी 7। ये दोनों मार्गदर्शक मंडल में है। तो 7 उनके पूर्व अध्यक्ष पार्टी के इस शहर में अभी रहते हैं। और जैसी वो पार्टी चलती है, 1-1.5 साल में एक और पूर्व अध्यक्ष होंगे, शायद वो मंत्री बन जाए, कुछ और बन जाए, और एक नए अध्यक्ष बन जाएंगे। क्योंकि बीजेपी में ऐसा होता रहता है, सक्सेशन के लिए वो कंपटीशन रहता है, स्पर्धा रहती है। कांग्रेस में अगर आप देखें तो हमने कल सोचना शुरू किया कि कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष इस शहर में कौन है? कोई भी नहीं है। क्योंकि जो आखिरी 2 पूर्व अध्यक्ष हुए थे गांधी परिवार के अलावा, वो थे सीताराम केसरी और नरसिम्हा राव। वो दोनों स्वर्गवास हो गए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि दोनों को कांग्रेस पार्टी कभी याद करना ही नहीं चाहती। एक तो मर गए तो उनकी लाश को उन्होंने एआईसीसी में आने नहीं दिया। अब तो हालांकि थोड़ा बहुत उनका नाम ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा ये डर लग रहा है कि एक तो ये केसीआर वगैरह ने उसको उनको ओन अप करना शुरू कर दिया। और ये समय की बात है, बीजेपी नरसिम्हा राव को भी अडॉप्ट कर लेगी। और तब कांग्रेस कहेगी वो तो हमेशा से बीजेपी के आदमी थे, उनके होते होते बाबरी मस्जिद गिरी है। तो ये बीजेपी की एक, मैं कहूँगा, ये शक्ति है, एक स्ट्रेंथ है कि उसमें स्पर्धा चलती रहेगी। और आप ठीक कह रहे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ आगे जाएंगे तो उनको भी बड़े भारी कंपटीशन का मुकाबला करना पड़ेगा। आखिरी सवाल ले रही हूँ ब्रिजेश ठकरार से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो पिछले साल 18 के हुए और वो राजकोट गुजरात से हैं। उन्होंने कल अपना वोटर आईडी उन्हें मिला है, और चूंकि वो इस साल पहली बार वोट देंगे, वो पूछ रहे हैं कि उन्हें पता नहीं किस आधार पे उन्हें चुनना चाहिए कि वो किसे वोट दें। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा होगा अगर आप उन्हें और ऐसे बाकी लोगों को थोड़ी सी मदद कर सकें और बस ये बता सकें कि किस आधार पे उन्हें वोट देना चाहिए। देखिए, मैं तो आपको ये नहीं कह सकता किसको वोट दें, क्योंकि आप तो वयस्क हैं, अब आपको वोट देने का अधिकार मिल गया। अब आप ये फैसला कर सकते हैं कि कौन आपके देश पे राज करेगा। तो
क्योंकि हम बात कर रहे थे पुराने पार्लियामेंट की डिबेट्स की, आपको एक डिबेट बताता हूँ। ये डिबेट हुई जब भारत में हरित क्रांति लाने की कोशिश की जा रही थी सन 66-67 उस समय। तो सी सुब्रमण्यम हमारे उस समय कृषि मंत्री थे। तो उनके ऊपर बहुत लांछन था कि जो बड़े प्रो अमेरिका हैं, अमेरिकन आदमी हैं, और अमेरिका से बीज लाके, अमेरिका से एक्सपर्टीज़ लाके, अमेरिका से पैसे लाके, रॉकेफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन से पैसे लाके ये यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं और भारत की खेती बाड़ी पर अमेरिका का राज हो जाएगा। तो प्रोफेसर एन जी रंगा थे, बहुत अच्छे हमारे पार्लियामेंटेरियन थे। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने तरीके से विकास करना चाहिए। तो उस पर कहा सुब्रमण्यम जी ने कि अगर देखिए ऐसे है कि अभी हम भिखारी देश है, या तो आप भिखारी बने रहिए अनाज के लिए, अगर आपको भिखारी बनना पसंद है तो भिखारी बने रहिए, भिखारी बनना पसंद नहीं है तो आप कहीं और चले जाइए, और या फिर आप यहाँ आके बैठ जाइए मेरी कुर्सी पे और आपको जो करना है कर लीजिए। तो एन जी रंगा ने कहा हाँ वो अच्छा आइडिया होगा, करने दीजिए। तो सुब्रमण्यम ने कहा हम तो करने देंगे, लेकिन भारत की जनता इस बात का रिस्क कभी नहीं लेगी। तो जनता अक्लमंद होती है, तो आप अक्लमंद है। लेकिन एक बात कहूँगा कि अगर आपका कोई बहुत आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट किसी के विरुद्ध या किसी के पक्ष में ना हो तो आप एक मैट्रिक्स एनालिसिस कीजिए। वो मैट्रिक्स एनालिसिस हर पार्टी के आप सकारात्मक पॉइंट और नकारात्मक पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों साइड पर रख दीजिए, उनको फिर दोनों को बैलेंस कीजिए, उनको वेटेज दीजिए, नीचे एक लाइन खींचिए और देखिए किसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। वो एक तरह से सबसे रैशनल तरीका है वोट देने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।